नमस्कार साथियों। पीसी नेट का स्वागत है। अब अपनी हिंदी कविता और जो हिंदी साहित्य कहते हैं वाली जो सेशन को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह कथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। ये जो पद्मावत है ये जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी का ठेठ अवधि में रचित महाकाव्य है। और ठेठ अवधि की भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ठेठ अवधि की भाषा की माधुर्य की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ठेठ अवधि की भाषा की माधुर्य की दृष्टि से पद्मावत का जो काव्य है वो काफी अनूठा और निराला है। पद्मावत का जो अध्ययन है और महत्व इसलिए से भी बढ़ जाता है क्योंकि इस पद्धति पर ये जो चौपाई की जो कड़वक पद्धति है, आगे चलकर जो तुलसीदास है वो रामचरितमानस का जो रचना क्रम भी है वो पद्धति के आधार पर ही करती है। ये जो पद्मावत है वो 57 खंड है, 57 खंड है, उसमें विभाजित है। और इसमें से जो 30वां जो खंड है वो नागमती वियोग वर्णन है। इसमें जो 30वां जो खंड है 30, वो जो है वो नागमती वियोग खंड है, उसमें वर्णित है। और ये जो नागमती वियोग खंड है इसको आचार्य रामचंद्र को हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु उसके रूप में संदर्भित करते हैं। नागमती वियोग खंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु के रूप में संदर्भित है वो करते हैं। तो हिंदी साहित्य की जो अद्वितीय वस्तु है उसके रूप में वो नागमती वियोग खंड है, उसको रामचंद्र शुक्ल है वो संदर्भित हैं वो करते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नागमती वियोग खंड में अगर आपसे पूछा जाए कि नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है, ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है वो आलोचक है जो है रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। इस तरीके से जो नागमती वियोग खंड है इसका जो वर्णन है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा जो पद्धति है उसके आधार पर है वो वर्णन किया है। जो नागमती वियोग खंड है वो जो है वो 12 मासा जो पद्धति है के आधार पर इसमें नजर आता है। और ये जो 12 मासा पद्धति है उसमें जो नागमती वियोग शुरुआत होती है वो होती है आषाढ़ महीने से। अगर आपसे पूछा जाए कि नागमती वियोग खंड में किस महीने से 12 मास की शुरुआत होती है, तो वो होती है आषाढ़ महीने। अब हमारे में इसमें जो नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह कथा की अभिव्यक्ति ये जायसी द्वारा रचित है, वो कौन कौन सी पंक्तियां, तो जो नागमती वियोग खंड है जो नागमती की विरह व्यथा है, तो नागमती वियोग खंड में नागमती विरह व्यथा की अभिव्यक्ति की जायसी द्वारा है, इसमें कौन कौन सी है जो पंक्तियां हैं वो रचित। पहल और ऑप्शन है, घरी घरी जियो आवे घरी घरी जियो जाई, पाहन जरिए हुए सब चूना, रकत आंसू घुघुचु बन हुई, हृदय पैठी ब्रह कंठ सा, सहसा सहस दुख एक सांसा। तो ये जो 5 पंक्तियां हैं वो दी गई हैं। और इसमें से हमको देखना है कि इसमें जो नागमती वियोग खंड में है कौन कौन सी पद्धतियां हैं वो नागमती वर्णन की मलिक मोहम्मद जायसी ने वो प्रयुक्त की। तो नाग में पहला है, घरी घरी ज्यों आवे घरी घरी ज्यों बाई। तो ये जो पंक्ति है वो नागमती वियोग खंड में नहीं है। घरी घरी ज्यों आवी घरे घरे ज्यों जाई। फिर पाहन जरिए हुई सब सुना, पाहन जरिए हुए सब सुना, ये भी पंक्ति है वो नागमती वियोग खंड है में नहीं है। रकत आंसू घुघुचू बन, रकत आंसू घुघुचू बन जोई, ये जो पंक्ति है वो नागमती वियोग खंड में उपलब्ध है। हृदय है पैठी बिरह कंटसा, हृदय है पैठी बिरह कंटसा, ये पंक्ति है वो नागमती वियोग खंड में उपलब्ध है। फिर सहस सहस दुख एक एक सांस, और सहस सहस दुख एक एक सांसा, ये जो पंक्ति है वो भी नागमती वियोग खंड है उसमें नजर आएगी। इस तरीके से इसमें जो सी डी और ई जो पंक्तियां हैं वो नागमती वियोग खंड में मौजूद हैं। तो जो सी आंसर है वो हमारा सही है। इसके अलावा ये नागमती वियोग खंड के बारे में बेसिक जानकारी ये जो हमने बताई, और ये जो है यहाँ से प्रश्न है वो बनते भी हैं अक्सर। तो रखत आंसू घुघुचू बन जोई, हृदय पैठी ब्रह कंटसा, सहस सहस दुख एक सांसा, तो ये जो तीनों पंक्तियां नागमती वियोग खंड में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की कालिदास कविता है में निम्न में से किसका उल्लेख है। ये जो नागार्जुन है इनका जो मूल नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र, और ये यात्री उपनाम से भी जो है वो कविता है वो लिखते थे। तो अगर पूछा जाए आपसे कि नागार्जुन का जो मूल नाम था क्या था, तो वो था वैद्यनाथ मिश्र, और ये जो है यात्री नाम से भी कविताएं वो लिखते थे। ये जो नागार्जुन की जो कविता है कालिदास है वो सच सच बतलाना में वो 3 कथाओं का जो जिक्र है वो आता है।
उसी का जो संदर्भित है वो उल्लेखित किया गया कि नागार्जुन की जो कालिदास कविता है उसमें है वो किस किस का वो उल्लेख है वो आया है। विक्रम, यक्ष, शकुंतला, इंदुमती और अज, ये जो 5 ऑप्शन है वो हमारे पास मौजूद है। और इसमें हमको देखना है कि नागार्जुन की जो कालिदास जो कविता है उसमें है वो किस किस का जो उल्लेख है वो उसमें आया है। तो नागार्जुन की कालिदास कविता में किस किस का उल्लेख आया, ऑप्शन है विक्रम, यक्ष, शकुंतला, इंदुमती और अज। तो इसमें जो विक्रम का उल्लेख है वो तो उसमें मौजूद नहीं है 3 कथाओं में। यक्ष की जो कथा है वो मौजूद है कालिदास सच सच बतलाना में। शकुंतला और जो दुष्यंत की जो कथा है वो भी कालिदास सच सच बतलाना में मौजूद नहीं है। अज रोया था कि इंदुमती रोई थी, ये जो कथा का जो प्रसंग है जो कुबेर वाली कथा में, ये भी कथा है वो दोनों की दोनों जो पात्र हैं वो कालिदास जो सच सच बतलाना जो कविता है उसमें मौजूद है। इस तरीके से जो नागार्जुन की जो कालिदास कविता है निम्नलिखित किस किस का उल्लेख है, एक तरफ तो विक्रम का उल्लेख नहीं है, यक्ष, इंदुमती और यज, इन तीनों का जो उल्लेख है वो कालिदास जो सच सच बतलाना जो कविता है उसमें मौजूद है। तो बी, डी और ई, ये जो तीनों के तीनों जो आंसर है वो सही है। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन है वो किस कविता से है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये धूमिल की कविता है और इनका जो पूरा नाम था वो था सुदामा पांडे धूमिल। और सुदामा पांडे धूमिल 1960 के दशक में जो अकविता आंदोलन जो पूजा हुआ था उसके प्रमुख कवि थे। तो ये पंक्तियां वो हैं सुदामा पांडे धूमिल। ये पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं सुदामा पांडे धूमिल। और इनके जो काव्य संग्रह वो है, एक तो है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और धूमिल का प्रजातंत्र, ये इनके बड़े ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह। तो इस तरीके से धूमिल है, उनका पूरा नाम था सुदामा पांडे धूमिल। इनका जो काव्य संग्रह वो है संसद से सड़क तक, अकाल, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। फिर मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, एक कथन है वो किस कविता में आया है। ऑप्शन है नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और पटकथा। ये जो चारों की चारों जो कविता हैं वो सुदामा पांडे धूमिल की हैं कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, एक कथन है वो किस कविता में। ऑप्शन नक्सलवाड़ी, राम, अकाल दर्शन और पटकथा। तो नक्सलवाड़ी तो इसका आंसर नहीं है, नक्सलवाड़ी है वो का सही आंसर है। वो नक्सलवाड़ी जो कविता है उसी में लिखित करते हैं अपने कविताओं के लिए वो दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। और उनका जो काव्य संग्रह वो भी है धूमिल का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, ये नक्सलवाड़ी कविता से। कबीर का घर शिखर पर जहां सलेली खेल, ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो कबीर की जो साकी शब्द रमेनी संबंधित है कि कबीर का घर है वो शिखर पर है जहां सलेली गेल। कबीर का घर शिखर पर जहां सलेली गेल, इस वाक्यांश में जो सलेली है का वो अर्थ है वो क्या है। ऑप्शन है हिलती हुई सिल, फिसलने लायक, प्रकाश युक्त और सुनहरी। तो कबीर का घर शिखर पर जहां सलेली गेल, कबीर का घर शिखर पर जहां सलेली गेल, इस वाक्यांश में सलेली शब्द है उसका जो अर्थ है वो क्या। ऑप्शन है हिलती हुई सिल, फिसलने लायक, प्रकाश युक्त और सुनहरी। तो इसका जो हिलती हुई सिल ऑप्शन तो नहीं है, प्रकाश युक्त भी नहीं है, सुनहरी भी नहीं है। कबीर का घर शिखर पर जहां सलेली गेल, इसका जो अर्थ है वो है सलेली का फिसलने लायक। एक तो जो कबीर का जो घर है वो शिखर पर है और उसमें से दूसरी जो फिसलने वाली जो गेल है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने है वो गंभीरता से विचार वो किया। तो हमको देखना कि जो भक्ति काल में जो किस कवि है उन्होंने जो गंभीरता से जो विचार है वो किया। ऑप्शन है मुक्तिबोध, रघुवीर साय, राजेश जोशी और ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया। ऑप्शन है मुक्तिबोध, रघुवीर साय, राजेश जोशी और ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो भक्तिपाल पर जिस कवि ने गंभीरता से विचार किया है वो है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने जो भक्तिकाल आंदोलन है उस पर गंभीरता से विचार किया एक आलोचक के रूप में। इसके अलावा मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार जो पुस्तक है आलोचनात्मक पुस्तक है वो भी लिखी है। इसके अलावा उनका जो निबंधों का संग्रह एक साहित्यिक की डायरी, उसमें आलोचनात्मक जो साहित्यिक जो विचार हैं उसका प्रतिपादन है वो मुक्तिबोध ने किया है। और मुक्तिबोध का जो भक्ति आंदोलन पर गंभीरता से भी विचार है वो मुक्तिबोध ने किया है। अगला प्रश्न है, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाल,
मैं भय अलकी सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाल। ये पंक्तियां हैं, एक कामायनी है, जयशंकर प्रसाद का जो आधुनिक हिंदी का एक प्रतिनिधि महाकाव्य है, जिसका प्रकाशन 1936 है। उसमें हुआ है। जो कामायनी है वो टोटल जो 15 सर्ग उसमें विभाजित है। जो शुरुआत की जो सर्ग है वो चिंता, आशा, श्रद्धा है, और की जो है वो है दर्शन, रहस्य और आनंद। इस तरीके से जो कामायनी की जो शुरुआत होती है 10 सर्ग से होती है, और अंत है वो आनंद पर, और इसका जो दर्शन है वो शैव दर्शन, आनंद दर्शन है, जो प्रतिविज्ञ दर्शन है लाता है। तो चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह अलकी सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। ये जो किसका जो संवाद है वो है, तो चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह अलकी सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। ये जो किसका संवाद है? ऑप्शन है चिंता, ईड़ा, श्रद्धा और लज्जा। ये जो पंक्तियों का जो सही आंसर है वो है लज्जा। तो चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं भय अलकी सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली, ये संवाद है वो है लज्जा सर्ग का। अगला प्रश्न है, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में जो मैं का जो अर्थ है वो क्या है? ये जो पंक्तियां हैं वो निराला की जो एक लंबी कविता है सरोज स्मृति, उस पर ये पंक्तियां हैं। ये जो सरोज स्मृति है, इसे हिंदी का जो पहला जो शोकगीत है उसकी भी संज्ञा दी जाती है। जब निराला की जो पुत्री होती है सरोज, जब उनकी मृत्यु हुई, जो शोक और दुख और वेदना में है वो जो सरोज स्मृति रचना है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1930। यह एक लंबी कविता, और इसे हिंदी का जो पहला जो शोकगीत है उसकी संज्ञा दी जाती है। तो लक कर अनर्थ आर्थिक पर्थ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ है, ऑप्शन है निराला, राम, मनु और पुररवा। तो लक कर अनर्थ आर्थिक पर्थ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, इनमें वो अपने जीवन की जो पराजय और निराश और वेदना है उसको निराला है वो संदर्भित करती है। इन पंक्तियों में जो मैं का जो अर्थ है वो है निराला। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को जो पहले से जो बाद का जो क्रम है उसमें लगाना है। ये जो सभी की सभी जो रचनाएं हैं, जो राष्ट्र कवि की जिनको संज्ञा दी जाती है रामधारी सिंह दिनकर है, उनकी ये जो रचना है या काव्य संग्रह है, तो प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका जो क्रम है वो रामधारी सिंह दिनकर का जो काव्य है, कविताओं का जो क्रम है उसको लगाना है। ऑप्शन है उर्वशी, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो रचनाओं का जो क्रम है वो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन है उर्वशी, कामधेनी, रश्मि रथी, रसवंती और कुरुक्षेत्र। जो ऑप्शन है वो है उर्वशी, सामधेनी, रश्मि रथी, रसवंती और कुरुक्षेत्र। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो सबसे पहले जिसका प्रकाशन हुआ था वो है रसवंती। तो रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों कविताओं में से जिसका सबसे पहले प्रकाशन होता है वो है रसवंती। फिर है कुरुक्षेत्र। ये जो कुरुक्षेत्र है इसका जो प्रकाशन है वो है 1946 है, और इसमें जो कुरुक्षेत्र का युद्ध चिंतन के साथ में ही मानवतावादी दर्शन है वो संदर्भित है, वो होता है। तत्पश्चात है सामधेनी। उसके बाद क्रम आता है रश्मि रथी। ये जो रश्मि रथी है एक प्रबंधात्मक काव्य जो कि 7 सर्ग उसमें विभाजित है। कर्ण के जो उदात्त चरित्र उसको है वो कवि ने रेखांकित किया है। ये जो उर्वशी है फिर सबसे लास्ट में है, और उर्वशी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1961। ये प्रेम और सौंदर्य का काव्य जो कि एक पौराणिक आख्यान है उर्वशी और पुररवा, उस पर आधारित है, और इसे जो काव्य नाटक या जो गीत नाटक है उसकी संख्या वो दी जाती है। और ये जो उर्वशी है वो 5 अंक है उसमें विभाजित है। तो प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो रचनाओं का जो क्रम है वो सबसे पहले है रसवंती, फिर है कुरुक्षेत्र, तत्पश्चात सामधेनी, रश्मि रथी और उर्वशी। इस तरीके से जो ए आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का जो संपादन है वो किया? बालकृष्ण शर्मा नवीन है, उत्तर छायावाद है, उसमें 2 काव्य धाराओं का विकास होता है उत्तर छायावाद में। एक है प्रेम और मस्ती का काव्य, जिसमें भगवती चरण वर्मा, हरिशंकर, हरिवंश राय बच्चन इत्यादि कवि आते हैं। और दूसरी है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, और इसमें है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और सियाराम शरण गुप्त भी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय जीवन की कोई व्यक्ति है काव्य का जो आधार है वो बनाया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन है वो उत्तर छायावाद है, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है उससे जुड़े हुए है।
बालकृष्ण शर्मा नवीन है वो स्वयं को अनिकेतन है उनकी भी संज्ञा देते हैं और उनकी कविता का नाम भी है अनिकेतन। अगर आपसे पूछा जाए कि अनिकेतन है कवि की संज्ञा किसको दी जाती है तो वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने वो अनेक पत्रिकाओं को जो संपादन का जो कार्य है वो किया था। प्रवाह, स्त्री दर्पण, जागरण और करमवीर। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने जो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था वो है प्रवाह। इसके अलावा इन्होंने प्रताप जो पत्रिका है उसके संपादन का भी कार्य किया था। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा और प्रताप जो पत्रिका है उनके संपादन का कार्य है वो किया है। इसके अलावा जो प्रभा पत्रिका है वो उन्होंने जो गणेश शंकर विद्यार्थी है उसके मार्गदर्शन में है वो संपादन का जो कार्य है वो। ये भी इंटरेस्टिंग बात है और याद रखने वाली बात है। बालकृष्ण शर्मा नवीन है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं। वो स्वयं को जो अनिकेतन है उसकी जो संज्ञा है वो देती हैं। उन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रिका का संपादन का काम किया वो है गणेश शंकर विद्यार्थी के मार्गदर्शन में। अगला प्रश्न है, इसके अलावा कुमकुम, क्वासी, रसपलक, उर्वशी इत्यादि हैं वो इनके प्रमुख काव्य संग्रह। निराला की कविताओं के जो संबंध है उनमें सत्य कथन है। तो निराला की इसमें जो कविताएं हैं वो दी गई हैं और सत्य कथन है उसकी चर्चा करनी। ऑप्शन है, पानी भी मैं हूँ ना ही मैं हूँ, ये कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है। ये जो कुकुरमुत्ता है ये निराला की एक प्रगतिवादी जो प्रेरित है वो कविता है और ये जो लंबी कविता उससे प्रेरित है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1940 और ये दो दो भाग है उसमें विभाजित है कुकुरमुत्ता। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, ये पंक्ति बांधो ना ठाव इस ठाव से है। गरजो हे मंद्र वज्र स्वर, ये पंक्ति बादल राग में। ये जो बादल राग है ये भी निराला की एक लंबी कविता है जिसमें बादलों के माध्यम से किसानों के अभिव्यक्ति के साथ ही क्रांति चेतना है उसका जो स्वर है उसको प्रतिफलित कर। ऋजु कटुल प्रसार कामी केस कुछ, ये पंक्तियां जागो फिर एक गीत में आई हैं। जागो फिर एक बार जो गीत है एक उद्बोधन परक कविता है उसके रूप में जिसके माध्यम से जो कवि है वो देश को जो जगाने का प्रयास करता है और स्वतंत्रता के लिए उद्बोधन परक कविता के रूप में प्रेरित करता है। अरे वर्ष के हर्ष एक कविता गर्जन से भर दो बन कविता में आई है। तो अरे गर्ज दो वर्ष के हर ये जो बन कविता है वो कविता में आई है। तो पानी मैं हूं मैं ही चूना एक कुकुरमुत्ता कविता की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निराला की कविताओं के संबंध में जो सत्य कथन है वो कौन सा है। तो पान भी मैं हूँ चूना, पान मैं हूँ चूना एक कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है वो कुकुरमुत्ता कविता की है। फिर अगला है, भय हंसी बहुत कुछ कहती थी, ये पंक्ति है वो बांधो ना ठाव इस गीत में है। तो ये पंक्तियां भी बिल्कुल जो बांधो ना ठाव जो गीत है उसमें मौजूद है। फिर है, गर्जे हे मंद्र वज्र स्वर, ये पंक्ति बादल राग कविता में तो नहीं है मौजूद। तत्पश्चात है, ऋजु कुटिल प्रसार कामी केस कुछ, ये पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अरे वर्ष के हर्ष, ये पंक्ति गर्जन से भर दो बन की कविता में नहीं आई है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बी और डी। ए, बी और जो डी आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, साकेत के जो प्रारंभिक 5 सर्ग हैं वो किस पत्रिका में है वो प्रकाशित हुए थे। जो साकेत है जो मैथिली शरण गुप्त का एक महाकाव्य है और ये जो साकेत का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931। ये जो साकेत है इसका जो नवम सर्ग है वो उर्मिला का जो ब्रह वर्णन है उस पर आधारित है। और इसके जो साकेत के जो प्रारंभिक जो 5 सर्ग हैं, साकेत के जो प्रारंभिक जो 5 सर्ग हैं वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ऑप्शन है माधुरी, सुधा, चांद और सरस्वती। ये जो साकेत है इसके जो प्रारंभिक जो 5 सर्ग हैं वो सरस्वती पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा है उसके रीजन और आर कारण के रूप में। तो अभिकथन ए है वो है, प्रयोगवादी कवि ने जो प्रयोगवाद का जो शुरुआत है वो सामान्यतः आज्ञा द्वारा 1940 में जब थार सप्तक का जो प्रकाशन किया जाता है वहां से हम जो प्रयोगवाद की जो शुरुआत है वो मानते हैं। और प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी वह सत्य इसी मध्य वर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। तो प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी वह सत्य
इसी मध्य वर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्य वर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। फिर है, मध्य वर्गीय समाज के जिस सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई है, मध्य वर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति जो प्रयोगवाद है उसमें पहली बार हुई है, ये ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा, वह सत्य इसी मध्य वर्गीय समाज के परिवार का एक सत्य था, ये ऑप्शन सही है। और मध्य वर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति पहली बार प्रयोगवाद में हुई है, ये ऑप्शन गलत है। तो ये सही है, लेकिन जो आर है वो सही। अगला प्रश्न है, ये सूची 1 है और इसका जो सूची 2 है वो उससे मिलान करना। एक तरफ जो लेखक है और दूसरी तरफ जो लेखक की जो पुस्तकों की है उसका मिलान है वो करना है। किशोरीदास वाजपेयी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, ठाकुर रामचरण सिंह और विश्वेश्वर दत्त शर्मा। फिर है भाषा प्रभाकर, शब्दानुशासन, भाषा तत्व प्रकाश और हिंदी कुंभ। तो जो किशोरीदास वाजपेयी है, इन्होंने जिस पुस्तक का सृजन किया है वो है हिंदी शब्दानुशासन। तत्पश्चात अंबिका प्रसाद वाजपेयी हैं, अंबिका जो प्रसाद वाजपेयी है, इन्होंने जिस पुस्तक का सृजन किया है वो है हिंदी कॉमेडी। तत्पश्चात ये जो ठाकुर रामचरण सिंह हैं, इन्होंने जिस पुस्तक का सृजन किया है वो है भाषा प्रभाकर। तत्पश्चात ये जो विश्वेश्वर दत्त शर्मा है, इन्होंने जिस पुस्तक का सृजन किया वो है भाषा तत्व प्रकाश। ए का सेकंड, दो ऑप्शन है हमारे पास, अंबिका प्रसाद वाजपेयी हिंदी कॉमेडी, तो जो आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली हो विजयी बनो, ये आह्वान है वो कामायनी की है, वो किस सर्ग में है वो है मिलता है। तो शक्तिशाली हो विजयी बनो, ये आह्वान है वो कामायनी की है, वो किस काव्य है उसमें मिलता है। शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह आह्वान है वो कामायनी के किस सर्ग में मिलता है। तो कामायनी में जो टोटल जो सर्गों की संख्या है वो है 15। कामायनी कामायनी में शक्तिशाली हो विजयी बनो, ये आह्वान है कामायनी के किस सर्ग में मिलता है। ऑप्शन है श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा और आशा। तो ये जो है वो आह्वान है वो मिलता है श्रद्धा सर्ग में। ये जो श्रद्धा सर्ग में जो श्रद्धा है, जब मनु है वो हताश और निराश होता है, उसको जीवन में और कर्म के क्षेत्र में पुनः प्रेरित करने के लिए वो मनु से ये जो पंक्तियां हैं वो बोलती है श्रद्धा सर्ग में शक्तिशाली हो विजयी बनो। अगला प्रश्न है, सांध्य गीत में संकलित महादेवी वर्मा की जो कविता है वो नहीं है। ये जो सांध्य गीत है ये महादेवी वर्मा का एक काव्य संग्रह है, और जो महादेवी वर्मा है उनके जो काव्य संग्रह है उसमें रश्मि, गिरिजा, निहार, दीपशिखा और जो सांध्य गीत हैं वो प्रमुख उनके काव्य संग्रह। उनके जो काव्य संग्रह वो है महादेवी वर्मा के रश्मि, निहार, सांध्य गीत और दीपशिखा और यामा। इनमें से कौन सी कविता है वो महादेवी वर्मा की सांध्य गीत है उसमें नहीं है। ऑप्शन है, बीना भी मैं हूं तुम्हारी रागनी भी, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल और निश्वासों का नीर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है उसका वो चयन है वो करना है। तो बीना भी मैं हूं तुम्हारी रागनी भी मैं हूं, ये जो सांध्य गीत है उसमें नहीं है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो सांध्य गीत है उसमें मौजूद है। फिर विकल है प्राण मेरे, ये सांध्य गीत में मौजूद है। उसके पश्चात है पदुर मधुर 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 मेरे दीपक जल, ये सांध्य गीत में नहीं है। और निश्वासों का नीर, ये भी सांध्य गीत में नहीं है। इस तरीके से जो ए, डी और जो ई आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भाजी। ये जो मीराबाई के ऊपर जो पंक्तियां हैं वो मौजूद हैं। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। तो लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी, सदरस गोपिका प्रेम प्रगट कल जो हुई दिखाई। मीराबाई विषयक जो छप्पाई की जो युक्त पंक्तियां हैं वो कहाँ से हैं, वो उद्धृत या वो। तो लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी, सदरस गोपिका प्रेम प्रकट कलयुग दुहाई। मीराबाई विषयक छप्पाई की ये पंक्तियां वो कहाँ से उद्धृत हैं। ऑप्शन है 84,
वैष्णव की वार्ता, कविमाला, राग कल्पद्रुम और भक्तमाल। तो लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर भजी, सदरस गोपिका प्रेम प्रकट कल जो को ही दिखाई। ये मीराबाई जो विषय जो छपाई जो पंक्तियां हैं वो नाभादास की जो भक्तमाल है उसमें मौजूद है। ये जो पंक्तियां हैं वो मीराबाई के बारे में, जो नाभादास की जो भक्तमाल है उसके बारे में पंक्तियां हैं वो बोली है। अब पुष्टि मार्गीयों की जो मान्यता है वो क्या है, तो जो पुष्टि मार्ग है उनकी जो मान्यताएं हैं वो क्या, तो जो पुष्टि मार्ग है वो कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा है, जो भक्ति भावना है उनका है वो मुख्य आधार है। और कहा भी जाता है कि पुष्टम तद अग्र, यानी कि जो ईश्वर की जो पुष्टि है या ईश्वर की जो अनुग्रह है, ये जो ईश्वर को भक्त को ईश्वर की जो भक्ति है वो प्राप्त होती है। तो पुष्टि मार्गियों की जो मान्यता है वो क्या है, भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करती है। तो पहला ऑप्शन है भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, पोषणम तद अनुग्रह। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वो जो पुष्टि मार्ग है वो कवि है और जो भक्त है वो भगवान के अनुग्रह है उस पर भरोसा करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। फिर है नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास है वो बना रहता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो पुष्टि मार्ग के जो भक्त हैं वो ईश्वर के संबंधी जो भक्ति है, जो नित्य लीला है और जो रास लीला है उसमें जो विश्वास है उनका वो बना रहता है। प्रवाह जीव है वो सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगी रहती हैं। तो जो पुष्टि जीव है उसमें बताया कि जो जीव है वो 3 प्रकार के होते हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। वो बताते हैं कि जो जीव है वो 3 प्रकार के होते हैं, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। ये जो प्रवाह जीव है वो जीवन के जो सांसारिक जो सुखों की प्राप्ति है उसमें बह जाते हैं। तो ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। विधि निषेधों का पालन है वो नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं रखते हैं, ये ऑप्शन भी गलत है। तो ए, सी और जो डी आंसर है वो हमारा सही है। ए, सी और जो डी, सी ऑप्शन है वो हमारा सही है पुष्टि मार्ग के संदर्भ। अगला प्रश्न है, धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है। तो इसमें जो धूमिल की जो कविता है, सुदामा पांडे धूमिल की कविता है, ये जो काव्य संग्रह वो संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो जो धूमिल की किस कविता में, धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है। ऑप्शन है नक्सलवाड़ी, अकाल दर्शन, पटकथा और मोतीराम। तो धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई। ऑप्शन है नक्सलवाड़ी, अकाल दर्शन, पटकथा और मोची राम। धूमिल की एकता युद्ध की और दया अकाल की, तो ये जो उनकी जो कविता है अकाल दर्शन है के बाद संदर्भ में ये जो बात है वो बोली गई है। इसमें एक तरफ तो जो कवि जो काव्य पंक्तियां हैं वो मौजूद हैं और दूसरी तरफ उनके जो कवि हैं उनका जो हमको चर्चा या मिलान है वो करना है। चली दूब पर बैठ कर कई कोकिला कूक, भय भय विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, धसो इनमें घर नहीं का यह घर नहीं, भूख कौन उपजता है। ऑप्शन है यह दीप अकेला, ये जो यह दीप अकेला है, अकेला है भरा निर्ज भरा मतदाता, पर इसको भी पंक्ति में दे दो। ये पंक्तियां हैं आज्ञा की। अकाल जो दर्शन है वो सुदामा पांडे धूमिल का है। शासन की बंदूक नागार्जुन, तो सतपुरा के जो जंगल हैं ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। तो जली धूप पर बैठ गई कोकिला कूक, बाल भी ना बांका कर सकी शासन की बंदूक, एक पंक्तियां वो है नागार्जुन की शासन की बंदूक। भय भय विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, तो भय भय विश्वास भी नहीं जो अपनी लघुता में कांपा, यह दीप अकेला है इसने भरा गर्भ मदर। ये जो पंक्तियां वो हैं आज्ञा की। दसो इनमें घर नहीं, मौत का यह घर नहीं, ये पंक्तियां हैं भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुरा के जंगल से। तत्पश्चात है भूख कौन उपजता है, ये है सुदामा पांडे की अकाल दर्शन है संदर्भ। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की कविता की इन पंक्तियों को आने के क्रम में जो पहले से जो बात की क्रम है उसमें लगाना है। राम की शक्ति पूजा है, ये जो कविता है उसका प्रकाशन वर्ष है 1936, और ये जो राम की शक्ति पूजा है वो महाकाव्यात्मक जो उदात्त है उससे कविता है। इसका जो काव्य संग्रह वो अनामिका है, और ये इसका जो कथानक वो बंगाल की जो कृतवस रामायण है उससे लिया गया है। तो इसमें जो राम की शक्ति पूजा की इन पंक्तियों को कहने के क्रम में पहले से बात के क्रम है उसमें लगाना है। ऑप्शन है शक्ति की करो मौलिक कल्पना,
हे अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, केवल जलती मसाल, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण। के दिए गए विकल्पों में से जो सही उत्तर का है वो चयन करना है। हे अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। यहाँ से ये जो पंक्तियां हैं वो शुरू होती हैं। हे अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध पवन चार और केवल जलती मसाल। बी और सी। फिर तत्पश्चात है अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये कथन है वो श्री राम का है। फिर वो जाम्बन है वो उसके विरोध में बोलती हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन। और जब जब राम है वो हताश और निराश होते हैं तब उनको जो सत्ता की जो वो मधुर आती है और तब वो पंक्तियां बोलते हैं कि नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण। तो सबसे पहले ही अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, दो ऑप्शन है। फिर है केवल जलती मसाल, तत्पश्चात नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण। फिर है केवल अन्याय जिधर इधर है शक्ति, और अंत में आती है शक्ति की मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि रघुनंदन। ई ऑप्शन है हमारा सही। ये प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के जो इतिहासकारों के निम्नांकित इतिहास ग्रंथ हैं उनको वो पहले से जो बात का क्रम है उसमें लगाना है। राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो इसमें है ओनली जो भक्ति काल है, आदिकाल और भक्ति काल है, दो ही जो काल है उनका वर्णन है वो में आया है। शिवदान सिंह चौहान का हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। जॉर्ज ग्रेसन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। FE का हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। और गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो सबसे पहले जो आएगा इसमें जॉर्ज ग्रेसन का द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तत्पश्चात है FE का ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। गणपति चंद्र का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और लास्ट में है शिवदान सिंह चौहान का हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। अगला प्रश्न है नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख। जो नागार्जुन की जो कविता है जो कालिदास सच सच बतलाना, दुष्यंत और शकुंतला का उल्लेख है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसमें है वो 3 कथाएं हैं, उसका जिक्र हुआ 3 कथाओं का, लेकिन उसमें पर भी शकुंतला और जो दुष्यंत की जो कथा है उसका उल्लेख है वो नहीं हुआ। साप भरा तन प्रजातंत्र, एक काव्य पंक्तियां रामधारी सी दिनकर की रश्मि रथी की। साप भरा तन प्रजातंत्र, एक काव्य पंक्तियां रामधारी सी दिनकर की उस रथी की रश्मि रथी की। ये दोनों की दोनों जो ऑप्शन है वो असत्य है। अगला प्रश्न है असाध्य वीणा जो कविता है उन पंक्तियों को पहले से जो बात की क्रम है उसमें लगाना। तो जो असाध्य वीणा है वो आज्ञा की लंबी कविता है वो मौजूद है। इसमें जो प्रियवंत है वो कलावंत है, जो वीणा है उसमें जो स्वरों की जो झंकार है उत्पन्न करने का प्रयास करता है। और ये जो वीणा है वो वज्र कीर्ति जो कीर्ति तरु है उससे बनी हुई है। असाध्य वीणा कविता में आई निम्न पंक्तियों को आने के आधार पर पहले से जो बात की क्रम है उसमें लगाना है। किंतु मैं यूं तो तेरी गोद में बैठकर मुद बड़ा बालक हूँ, तेरे नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयं स्वयं, वीणा के माध्यम से मैंने अपने सब कुछ को सौंप दिया। राजन पर मैं तो हूँ कलावंत हूँ इससे साधक, मुझे ऊंट दे ढक ले ले ओ शरण्य। हाँ मुझे स्मरण है बदली थी कुछ पत्तियों पर बरसा बूंदों की पटपट। इसमें जो सबसे पहले है जब प्रियवंत आदि हैं तो जो राजा है उनको वो है वो रहने के लिए बैठने के लिए स्थान वगैरह देता है। तब वो बोलता है कि राजन पर मैं तो हूँ कलावंत हूँ से नहीं हूँ साधक नहीं हूँ। सबसे पहले है सी। तत्पश्चात आता है किंतु मैं ही तो हूँ तेरी गोद में मोद बैठा मोद बड़ा बालक एक। फिर है ई। हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंद पत्तियों पर बरसा बूंदों पटपट। तत्पश्चात डी। मुझे ओंट दे ढक ले छाले ओ शरण। अंत में आया बी। श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था। ये जो ये पंक्तियां हैं वो इसमें मौजूद है। और ये जो असाध्य वीणा जो कविता है वो आंगन के पार द्वार जो काव्य संग्रह उसमें संग्रह। मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। तो मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में वो एक फैंटेसी शिल्प पर आधारित कविता है और इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो महापुरुष हैं उनका जो उल्लेख है वो कविता में आया है। तो मुक्तिबोध की कविता में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति हैं वो कौन कौन से? ऑप्शन है सार्थ, टोल्स्टॉय, बुद्ध, तिलक और गांधी।
तो सार्थ का तो जो मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में कहीं पर भी उल्लेख है उसमें हुआ है। टॉल्स्टॉय का उल्लेख है वो आता है। बुद्ध भी जो मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में है उसमें मौजूद नहीं है। तिलक मौजूद है और गांधी भी मौजूद। इस तरीके से मुक्तिबोध की कविता है जो अंधेरे में पुरुषों के जो पात्र है उस पात्र है वो आते हैं, वो है टॉल्स्टॉय, तिलक और गांधी। बी, डी और ई। अगला प्रश्न है, ये सूची वन है और उसको सूची टू है उससे मिलान करना है। एक तरफ है वो कविता की जो पंक्तियां हैं वो दी गई हैं, दूसरी तरफ है जो कविता है उसको देखना है। व्यवस्था किससे अपनी कहूँ जननी, क्यों ना बनूं बहू कातरा। इसने हीन तारों के दीपक श्वास थे तरु के पास। दसो इनमें डर नहीं मौत का यह घर नहीं, दसो इनमें डर नहीं मौत का यह घर नहीं। ये जो पंक्तियां वो हैं सतपुरा के घने जंगल से। इंद्र जल का स्रोत है छाया सघन है, नील श्यामल मेघ जल पवन। व्यवस्था किससे कहूँ अपनी जननी, क्यों ना बनू हूँ कहूँ कातरा। ये जो पंक्तियां हैं वो है व्यवस्था किससे कहूँ अपनी जननी, क्यों ना बनू बहू कातरा। ये जो पंक्तियां हैं फिर है, स्नेहहीन के तारों के दीपक श्वास शून्य के तरु के पास इंद्र जल के वो। ये जो पंक्तियां हैं वो आती हैं। व्यवस्था किससे अपनी जननी, क्यों ना हूं बनू बहू कातरा। ये जो पंक्तियां वो है उर्वशी की। ए का सेकंड। फिर तत्पश्चात है स्नेहहीन नारों के दीपक हथियार थे तरु के पास प्रिय प्रवास। इंद्र जल का स्रोत है छाया सघन, नील श्यामल मेघ में शीतल पवन, वो है प्रथम रश्मि से। ये आंसर है उसका सही है। अगला प्रश्न है, आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन किन पोस्ट सहायता है वो प्राप्त है वो की थी। आमुख के अनुसार है वो जयशंकर प्रसाद की कथा कामायनी की कथा सृष्टि में किन किन पुस्तकों से सहायता है वो प्राप्त की थी। मुंडोक उपनिषद, कठोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद और ऋग वेद। तो जो आमुख में जो जयशंकर प्रसाद ने जिन पुस्तकों का उल्लेख किया है उसमें मुंडक उपनिषद की चर्चा नहीं की है। कठोपनिषद है उसकी चर्चा है वो आती है। शतपथ ब्राह्मण की वो 16वें अध्याय की वो चर्चा भी करती है जिसमें मनु और श्रद्धा की कथा वर्णित है। छांदोग्य उपनिषद की कहीं पर भी चर्चा है उसमें नहीं है। इसके अलावा जो ऋग वेद है इसकी जो चर्चा ऋग वेद है इसकी चर्चा वो की गई। आमुख के अनुसार जो कामायनी की जो कथा सृष्टि तो वो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने किन किन पुस्तकों की सृष्टि है सहायता है वो प्राप्त की थी। एक तो है कठोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और ऋग वेद। तो जो बी और बी सी और जो ई आंसर है वो सही है। कठोपनिषद, सी आंसर है वो सी, डी और ई। तरीके से जो सी, जो डी और जो ई है वो इसमें मौजूद है। कठोपनिषद है वो इसमें नहीं है। शतपथ ब्राह्मण है, छांदोग्य उपनिषद है, शतपथ ब्राह्मण है, छांदोग्य उपनिषद है और ऋग्वेद है। ये आंसर वो हमारा सही। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का है वो सबसे बड़ा जो कवि है उसकी उपाधि से है वो किया। तो राहुल सांकृत्यायन की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है हिंदी काव्य धारा। इन्होंने जो सिद्ध कवि हैं उन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य है वो किया है। तो आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि है वो उन्होंने माना है। तो इसका जो आंसर है वो है स्वयंभू। स्वयंभू को वो हिंदी का वो सबसे बड़ा कवि है उसकी करती है। वो बोलते हैं कि स्वयंभू है हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं और ये अपने जो पांडित्य और कवित्व है उसमें बेजोड़ थे। राहुल सांकृत्यायन वो बोलते हैं कि जो स्वयंभू हैं वो पांडित्य और कवित्व है उसमें बेजोड़ थे और सभी सिद्ध कवि हैं उनमें है इनका जो स्थान है वो सर्वोपरि है। स्वयंभू को वो हिंदी के सबसे बड़े कवि है उसके रूप में सर्वित करती है। कुमार पाल प्रतिबोध है इनमें से वो किस जैन कवि की है वो रचना है। तो कुमार पाल जो प्रतिबोध है इनमें से है वो किस कवि की जो रचना है वो है। कुमार पाल प्रतिबोध है वो इनमें से किस कवि की रचना। ऑप्शन है जैनाचार्य मेरुतंग, सोमप्रभ सूरि, हेमचंद्र और सारंगधर। तो कुमार पाल जो प्रतिबोध है इनमें से किस कवि की रचना है। ये रचना जैनाचार्य मेरुतंग की तो नहीं है, हेमचंद्र की भी नहीं है, सारंगधर की भी नहीं है। कुमार पाल जो प्रतिबोध जो रचना है वो है सोमप्रभ सूरि की। बी आंसर है वो सही है। धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन है वो कविताएं हैं वो किस में है वो संग्रह में है। धूमिल की जो नक्सलवाड़ी है, धूमिल की जो नक्सलवाड़ी है
मुचीराम है और अकाल दर्शन जो कविता है वो किस संग्रह में? ये बड़ी धूमल की जो कविता है वो है नक्सलवाड़ी, मुचीराम और अकाल दर्शन। कविता वो किस संग्रह में? ऑप्शन है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और जलसागर। ये जो सभी की सभी जो कविता है वो धूमल संसद से सड़क तक है उसमें मौजूद। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुरा के जंगल है वो किस जनजाति का है? वो उल्लेख है। तो सतपुरा के जो जंगल है, भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है का जो काव्य संग्रह है वो है गीत फरोश। भवानी प्रसाद मिश्र वो अज्ञा द्वारा 1951 में जो तक का जो संकलन संपादित किया जाता है उसमें भी वो शामिल है। और ये जो कविता है सतपुरा के घने जंगल में दूसरी सप्तक है उसमें संकलित है। तो उसमें से किस जनजाति का उल्लेख है? तो उसमें जो जिस जनजाति का उल्लेख आता है वो है गोंड जनजाति। इसके अलावा इसमें जो होली का जो त्योहार है उसका भी वर्णन है। इसमें जो सतपुरा के घने जंगल है उसमें एक तो है वो है गोंड जनजाति और दूसरा है होली का त्योहार का वर्णन। कबीर की कविता है बाजन दे बाज तंत्री कली ककहू नहीं जई छोड़। बाज तंत्री है उसका जो शब्द है का जो अर्थ है वो क्या है? तो कबीर की जो कविता की पंक्ति है वो है बाजन दे बाज तंत्री कली ककुही जनी छूट है। जो बाजंतरी जो शब्द है का जो अर्थ है वो क्या? तो जो कबीर की जो कविता है वो मौजूद है कविता की पंक्ति वो है बाजन दे बाजंतरी कली ककुही जनी छेर में। जो बाजंतरी शब्द का वो अर्थ है वो क्या? ऑप्शन है बांसुरी, पिपहरी, बीना और थोड़ाई। इसमें बांसुरी तो अर्थ नहीं है इसका बाजंतरी का, पिपहरी भी नहीं है, तो जो बीड़ा आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में यही चेतना भारतीय अस्मिता सांस्कृतिक पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्मचेतन चेतस को समष्टि चेतस की ओर यह कथन है वो किस इतिहासकार का है? बड़ा ही जो महत्वपूर्ण कथन है वो है यहाँ पर है वो मौजूद है। आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में, आत्मचेतस का जो भाव है संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यह चेतना भारतीय अस्मिता सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। यह चेतना भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता उसकी पहचान है। भारतेंदु ने, फिर भारतेंदु के बारे में आता कथन, भारतेंदु ने इसी आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर यह कथन है वो किस इतिहासकार का है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और रामचंद्र तिवारी। आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता सांस्कृतिक की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्मचेतस को यह कथन है वो किस इतिहासकार का? तो ये जो कथन है वो है बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी है वो चलते चलते है वो कहानी है जाती है। बड़ा ही इंटरेस्ट जो कथन है वो किसी आलोचक ने मुक्तिबोध के बारे में बोला कि मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ लिया है। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ लिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते है वो क्या हो जाती है? कहानी। मुक्तिबोध की जो रचना शिल्प है के कथन के बारे में उपरोक्त कथन वो किसका है? अशोक वाजपेयी, हेमीचंद्र जैन, शमशेर बहादुर सिंह, कांत वर्मा। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते मुक्तिबोध की रचना शिल्प के बारे में ये जो वो बोला है श्रीकांत वर्मा ने। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर ने निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के बाद का जो क्रम है वो लगाना। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो काव्य संग्रह है वो प्रथम प्रकाशन से बाद के क्रम में लगाना है। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। ये जो कुरुक्षेत्र है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1940 है। जो युद्ध के बारे में जो तात्विक चिंतन वो नजर भी आता है, साथ ही इसमें जो मानवतावादी दर्शन नजर आता है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, फिर दिल्ली, हुंकार। ये जो रश्मिरति है ये जो है कृष्ण कर्ण है चरित्र है उसको प्रतिपादित करने के लिए है और ये 7 सर्ग है उसमें विभाजित है। तो इसमें सबसे पहले रेणुका, हुंकार, रसवंती सबसे पहले इसमें आएगी वो है रेणुका, हुंकार, फिर है कुरुक्षेत्र 46, तत्पश्चात है रश्मिरथी और अंत में है दिल्ली। इस तरीके से जो ये आंसर है वो। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
इस साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जो जिक्र है वो नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि जनता की जो चित्तवृत्तियां हैं उनके अनुसार है वो साहित्य सृजन होता है। तो जनता की जो चित्तवृत्तियां हैं वो परिवर्तित है, वो होती रहती हैं, और साहित्य भी परिवर्तन है वो होता रहता है। वो बोलते हैं कि जनता की जो चित्तवृत्तियां हैं वो काफी हद तक राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और सांस्कृतिक, इसमें से जो किस परिस्थिति का वो जिक्र है वो नहीं करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो बोलते हैं कि जनता की जो चित्त पर जो है वो साहित्य का निर्भर करता है, और साहित्य है वो जनता की चित्त काफी हद तक है वो परिवर्तित होता है। साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट कर जनता की चित्त पर प्रभाव डालने वाली परिस्थिति का जिक्र नहीं किया। इसमें राजनीतिक है वो मौजूद है, सामाजिक भी है, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, इन तीनों की वो चर्चा वो करते हैं। इसके अलावा वो राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और एक और चित्रवृत्ति है उसकी वो चर्चा करते हैं, वो है धार्मिक। तो राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक है। सांस्कृतिक का जो उल्लेख है वो कहीं पर भी वो रामचंद्र शुक्ला वो नहीं करते हैं। आज के लिए सेशन के लिए हमारा है वो करते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।